हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के पहले चैप्टर वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स इसके एमसीक्यूज़ करेंगे। इस वीडियो में मैंने टोटल 15 एमसीक्यूज़ लिए हैं और ये एमसीक्यूज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, तो आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। तो देखो, किसी सम पूर्णांक को हम इस रूप में लिखते हैं 2m। आप कोई भी सम संख्या ले लो, वो हमेशा 2 इंटू एम के रूप में होती है। जैसे अगर हम 4 ले लें तो ये 2 इंटू 2 होता है, अगर हम 6 ले लें तो ये 2 इंटू 3 होता है, जैसे 12 है तो ये 2 इंटू 6 होता है, यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई होके कुछ चीज़ ज़रूर आती है। तो ये है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। तो विषम पूर्णांक कैसे होता है, ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। तो कोई भी जो विषम पूर्णांक, मान लो कि अगर हमने ले लिया है 5, तो ये कैसे होता है, ये होता है 2 इंटू 2 प्लस 1। जैसे अगर हम ले लें 11 तो ये होता है 2 इंटू 5 प्लस 1, यानी कोई भी विषम पूर्णांक होगा 2q प्लस 1 के रूप में। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, संख्या n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है यदि n 1 क्या है। तो यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 1 ये 8 से विभाज्य होती है। तो ये संख्या 8 से विभाजित होती है। तो 8 से विभाजित होने का मतलब ये है कि इस संख्या को सम होना चाहिए, ये ध्यान रखना आप, ये संख्या सम होनी चाहिए। अगर ये संख्या सम है यानी n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, मैं ले रहा हूँ 8k ले रहा हूँ, क्योंकि 8 से विभाजित होती है तो मैंने 8k ले लिया, या आप चाहो तो 8q लिख सकते हो यहाँ पे इस तरह से। तो अगर मैं n स्क्वायर की बात करूँ तो 1 उधर चला जाएगा और ये हो जाएगा इस तरह से। तो देखो, ये तो पक्की बात है कि ये सम संख्या है। 1 प्लस होके कोई भी सम संख्या विषम बन जाती है, तो पूरा ये विषम संख्या है। तो किसी भी संख्या का वर्ग अगर विषम है तो वह संख्या अपने आप में विषम होती है, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है ना, बात समझ आ रही है। तो कोई n जो है ये एक विषम संख्या है, इसका वर्ग करेंगे तो वो भी विषम आएगा यानी ऑड। हाँ, उसमें से अगर हम -1 कर देंगे तो वो सम हो जाएगा, और हमें यही तो चाहिए, क्योंकि ये 8 से विभाजित है तो यानी वो सम संख्या है। क्योंकि जो सम संख्या होती है वो सम संख्या से ही विभाजित होती है। सम संख्या विषम संख्या से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो सकती। यानी अगर मैं किसी विषम संख्या को विभाजित करूं सम संख्या से तो वो नहीं हो पाएगा, वो पॉइंट में वगैरह आंसर आ सकता है बट पूरा आंसर कभी नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, तो यहाँ पे 65 और 117 के HCF को इस रूप में लिखा जाता है, तो m का क्या मान होगा। तो यहाँ पर इसका पहले सीधे से HCF निकालो। देखो, इस क्वेश्चन को हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। इसका HCF निकालो तो 13 आएगा, क्योंकि 13 को दोनों में भाग जा सकता है। तो यानी 13 जो है वो क्या है, 65m माइनस 117 है। तो यहाँ से m आराम से निकल जाएगा, ये इधर जाएगा, ये 130 आ गया, और m आ जाएगा 130/65 यानी 2। ये अलग बात है अगर आपके पास एक क्वेश्चन MCQs में नहीं आता, यानी ऑप्शन में नहीं आता और ये लंबे तरह से करना होता है, तो इसको करने का पूरा दूसरा तरीका है। लेकिन क्योंकि MCQs में है तो वो तरीका कौन सा हमारा देख रहे हैं जो इसको चेक करेंगे, बस आपका ऑप्शन सही होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर उस दूसरे तरह से करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम उसमें खर्च होता है, तो इसलिए अच्छा है कि इस तरह से किया जाए, और ये इस तरह से हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होते हैं, तो क्या संख्या होगी। यानी हमने इसे और इसे विभाजित करना है और 5, तो हमारा जो आंसर होगा वो हमें HCF निकालना है। HCF किसका निकालना है,
70 माइनस 5, क्योंकि 70 को भाग दे के शेषफल 5 आता है और 125 को भाग दे के शेषफल 8 आता है। यानी हमें HCF निकालना है 65 का और 117 का, ठीक है, माइनस करके यही आएगा। और इनका HCF तो 13 होता है, वैसे अभी पीछे हमने निकाला था। HCF का मतलब ये है कि जो महत्तम समापवर्तक होता है, ठीक है ना, मस। तो इस क्वेश्चन में हमें HCF ही निकालना है। और HCF निकालने का सीधा तरीका यह है कि किससे इन दोनों को हम भाग दे सकते हैं। तो क्योंकि 13 से इन दोनों को भाग दे सकते हैं, इसलिए इनका HCF 13 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों A और B, A ये है, B ये है, के रूप में लिखा जाए तो HCF क्या होगा। देखो, A है x³ y², B है xy³। तो HCF होता है छोटी घात। इनका HCF होगा जो छोटी घात है, x की छोटी घात यहाँ पर x है और y की छोटी घात y का वर्ग है। आप देख रहे हो ना, अगर मैं इन दोनों में देखूँ छोटी घात क्या है तो x की है, इसलिए मैंने x लिखा। और इनमें देखूँ, इनमें छोटी घात किसकी है तो इस ऊपर वाले की है, तो इसलिए ये लिखा। तो हमारा ये आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों P और Q, जहाँ पे P ये है Q ये है, के रूप में व्यक्त किया जाए तो LCM क्या होगा। देखो, P तो हमारा है AB² और Q है A³ अब जो LCM होता है, LCM बड़ी घात होती है, तो A की बड़ी घात यहाँ पर 3 है और B की बड़ी घात यहाँ पे 2 है। तो ये हमारा आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। यानी एक परिमेय संख्या जो कि 0 नहीं है, क्योंकि 0 भी एक परिमेय संख्या आती है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि 0 नहीं होना चाहिए। तो कोई एक परिमेय संख्या, मान चलो 5 ले लो, और एक अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है, तो वो सदैव अपरिमेय होगा, ये तो पक्की बात है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। परिमेय और अपरिमेय जब भी इनका गुणा होगा, हमेशा सदैव अपरिमेय आएगा, ठीक है। और इसके बाद चलो आगे, ये वाले मैं आपको एक दो क्वेश्चन इस तरह से और समझा देता हूँ पहले, आगे बढ़ने से पहले। अपरिमेय और अपरिमेय का जब भी गुणा हम करेंगे तो कभी तो वो परिमेय होगा और कभी अपरिमेय होगा, ये ध्यान रखना। तो कभी कभी परिमेय, कभी कभी अपरिमेय हो सकता है, ठीक है। यानी अगर मान लो कि एक √3 है और √5 है, इनका गुणा करेंगे तो ये √15 आएगा, यानी अपरिमेय। लेकिन अगर मैंने √3 में √27 का गुणा कर दिया है, तो अपने आप में ये दोनों संख्याएं अपरिमेय हैं। लेकिन अगर गुणा करके √81 आएगा जो कि 9 होता है, ये परिमेय हो जाएगा। तो दो अपरिमेय संख्या को गुणा करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि सदैव अपरिमेय आए या सदैव परिमेय आए, इसलिए ये है। इसी तरह से इनको प्लस करके क्या होता है, तो अगर हमारे पास कोई संख्या है जो कि परिमेय है, उसमें परिमेय का प्लस करेंगे तो सदैव हमेशा परिमेय आएगा, ये पक्की बात है। लेकिन जब हम परिमेय में जब हम अपरिमेय में अपरिमेय को प्लस करते हैं तो कभी कभी तो अपरिमेय आता है और कभी कभी परिमेय आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। दोनों आ सकते हैं। किस परिस्थिति में आता है, देखो, अगर हमारे पास है √2 + √3 तो ये तो अपरिमेय है। लेकिन अगर हमारे पास है एक संख्या 2 + √2 और दूसरी संख्या 2 - √2, अब इनको प्लस करो तो वो संख्या परिमेय आएगी, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना, थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने आपको जानकारी यहाँ पे दी थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 से 10 तक की संख्याएं दोनों सम्मिलित हैं, में सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। यानी ये पूछा गया है कि 1 से लेकर 10 तक हमें संख्याएं लिखनी हैं, 7, 8, 9, 10, और कौन सी ऐसी संख्या है जो इन सब से विभाजित होती है। तो देखो, यानी इसका हमें एलसीएम निकालना है, सीधी सी बात है, हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालते हैं। 2 से किया, 1 को चलो हटाई दो यहाँ से, 2 से किया ये 2, फिर ये 3, ये 4 और ये 5, फिर हम 2 से करेंगे तो 1
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आता होगा। ये 2 है, ये 5 है। अब 5 से करो तो 5 से यहाँ पर एक ये सही हो जाएगा और एक इसका हिसाब क्लियर हो जाएगा। अब 3 से करते हैं तो 3 से एक ये है, एक ये है 7 और एक है ये है। बाकी करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अब ये अकेले अकेले बच गए हैं, ठीक है ना। अब इनका ऐसे गुणा कर दो, इन सब का ऐसे में गुणा कर दो सभी का। तो ये हो गया 2 दूने 4, 5 को 20, 20 यहाँ 60, 60 60 7 60, 6 7 42, 420 इंटू 2 करेंगे 840, इंटू 3 करेंगे तो ये तो ऑप्शन डी करेक्ट लग रहा है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। तो बेसिकली इन सब का एलसीएम निकालना है। देखो मैं आपको एक और ट्रिक यहाँ पे बताता हूँ, एक और ट्रिक आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें जो जिसका एक फैक्टर है उसको हटा दो। फैक्टर मतलब जो किसी के टेबल में किसी का गुणनखंड है उसको हटा दो। तो 2 को हटा दो क्योंकि 2 4 का फैक्टर है, 3 हटा दो क्योंकि 3 6 का फैक्टर है, 4 हटा दो क्योंकि 4 8 का फैक्टर है, 5 हटा दो क्योंकि 5 10 का फैक्टर है। और अब केवल इनका करो तो हमारा थोड़ा टाइम बच जाएगा, मेहनत हमारी बच जाएगी। ये है ओके। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। परिमेय संख्या इसका दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद समाप्त होगा। देखो इस क्वेश्चन को करने का एक ट्रिक है। सबसे पहली बात तो हमारे पास ये जो संख्या है, एक मिनट, 1458/1250। देखो पहली बात तो ये कि चेक करते हो ऊपर नीचे कोई कट रहा है, कोई कट नहीं रहा है। तो देखो 1 तो ऊपर तो कुछ भी है, ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस ये जो नीचे लिखा है उससे मतलब है। तो यहाँ पर है 125 और 0, 1250, इसको ब्रेक करो। 2 से जाएगा ये 625, फिर 5 से जाएगा 125, फिर 5 से गया, फिर 5 से गया और फिर 5 से गया। यानी 2 तो यहाँ पर एक बार है और 5 यहाँ पर 4 बार है, ठीक है। अच्छा, और ऊपर हमारे पास ये संख्या है, लेकिन जैसे मैंने कहा इस संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये कितने स्थानों के बाद समाप्त होगा, ध्यान से देखो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर हर में जो भी आपको बड़ी पावर दिखेगी वही हमारा आंसर होगा। बड़ी पावर क्या है यहाँ पे, 4, 5 की घात 4 है ना, तो इसका आंसर हो गया 4, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगर यहाँ पर 2 की पावर में 5 होता तो इसका आंसर फिर 5 होता, बट ऐसा नहीं है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर ऐसा क्यों। तो देखो इसको भाग देने की एक ट्रिक ये होती है, डिवाइड करने की एक ट्रिक ये होती है कि इनको बराबर करो, यानी जितने 5 हैं उतने ही 2 होने चाहिए। तो क्योंकि 5 4 बार है तो 2 को 4 बार बनाओ, एक बार तो अपने आप खुद है, 3 बार का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, नीचे ऊपर तो चलो जो भी है, जो नीचे हर में 2 की घात हो गया 4 और 5 की घात भी हो गया 4, और ये हो जाएगा 10 की घात 4, यानी 10 हमारे पास ये जो है इस तरह से आ जाएगा। इसका मतलब भाग देंगे तो 4.4 स्थानों तक जाएगा। ये है इसका मतलब। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ओके, तो इसका ऑप्शन है डी। अब ये क्वेश्चन है, किस प्राकृतिक संख्या के लिए 12 जो है 0 या 5 पर समाप्त होता है। तो देखो 12 जो है यहाँ पर, इसको अगर हम तोड़ें तो ये मिलेगा बिल्कुल। 0 या 5 पर समाप्त होने के लिए यहाँ अंदर भी या तो 0 होना चाहिए 5 होना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं है ना। तो यानी इसका ऑप्शन होगा सी, नो वैल्यू। यानी n कुछ भी हो जाए, चाहे यहाँ पे 2 लिखो, 4 लिखो, 1000 लिखो, 5 लिखो, कुछ भी लिखो, कभी भी इसके आंसर में लास्ट में ना तो 5 आएगा ना 0 आएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी किसी भी मान के लिए नहीं होगा। तो यानी यहाँ पर हिंदी में अगर हम लिखेंगे तो आएगा किसी भी मान के लिए नहीं।
ओके, क्वेश्चन नंबर 12, एक अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है? तो देखो, अभाज्य संख्या जैसे 5 है, 5 एक अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड या तो खुद होता है या 1 होता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, 2। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF क्या होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, यानी जिसमें भाग हो जाता है, वो है 4। ध्यान रखना, सबसे छोटी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर ये है 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो 4 और 2 का अगर हम HCF लें तो 2 आता है। ठीक है ना, तो यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, तो ये जो भिन्न यहां पर लिखी है कितने स्थानों तक जाएगी, इसका दशमलव प्रसार कितने स्थान तक होगा? तो देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि इसको काटते हैं ऊपर नीचे, तो ये बिल्कुल कटेगा, यहां से 5 से जाएगा और एक 5 कम हो गया, क्योंकि ये 5 की घात 3 है ना, तो हम इसको चलो 3 बार लिख सकते हैं, और ये सभी कट जाएंगे, यानी 5 और ये सब कट जाएगा, यानी कुल मिला के ये आएगा 1/2 की घात 4। अच्छा, अब नीचे जो है, मैंने आपको क्या कहा था, एक क्वेश्चन हमारे पास पहले भी था कि हमारे पास 2 और 5 होने चाहिए, और उनकी जो घात है वो देखो सबसे बड़ी किसकी, तो 5 तो यहाँ है ही नहीं, तो उसको तो सोच देखना भी क्या है, तो फिर 2 की घात देखो तो वो 4 है, तो यानी इसका आंसर है 4 प्लेसेस, यानी 4 स्थानों में इसका दशमलव प्रसार खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब आप कहोगे कि सर ये बात तो हम शुरू में भी देख सकते थे, इतना मेहनत क्यों की, ये शुरू में ही देख लेते बड़ी घात। तो देखो, कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास संख्या इस तरह से होती, मान लो कि ये संख्या इस तरह से होती, फिर हम क्या करते, तो फिर तो हमें काटना होता ना सबसे पहले, कि ये है 250, तो सबसे पहले इसको लिख दो 5 गुणा 5 गुणा 5, क्योंकि 5 से तो ये कट जाएगा 50, फिर 5 से कटेगा ये 10, 5 से कटेगा 2, और 2 से ये कटेगा 1, 2 कम हो जाएगा यहाँ पे। अब 2 की पावर 3 है ये, अब इसका आंसर होगा 3 प्लेसेस तक। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 3 प्लेसेस तक, 3 प्लेसेस, 3 स्थानों तक। इसीलिए मैंने ये कहा कि पहले काट के देखते हैं कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, और फिर तब लास्ट में देखते हैं कि 2 या 5 में से किसकी घात बड़ी है। ठीक है ना, और अब ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, परिमेय संख्या ये जो है किस तरह की है, क्या ये शांत है, क्या ये अशांत है, किस तरह की संख्या है? तो चलो, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको काट के देखते हैं। तो पहले तो काटो इसको, तो 4 × 12 ये हुआ, और ये 41 ये हो गया। देखो ध्यान से सुनो इस बात को, जब भी हमारे पास हर में केवल और केवल 2 या 5 हो तो वो तो होती है शांत, यानी टर्मिनेटिंग। अगर इसके अलावा कुछ भी हमें मिल जाए तो वो होगी अशांत। अब यहाँ पे तो 41 है ना, तो इसीलिए ये संख्या क्या होगी, अशांत संख्या है। अगर हमारे पास यहीं पे ही क्वेश्चन ये होता कि 25/64 इसका बताओ, तो हम देखते कि भाई 64 क्या है, 64 तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी 2 की पावर 6, तो ये हो जाता 25/2 की घात 6। अब नीचे केवल और केवल 2 है, ठीक है ना, यानी 2 6 टाइम्स है, केवल 2 है। तो जैसे मैंने कहा 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इस संख्या की बात करूं तो ये होगी शांत, लेकिन कुछ और हो तो अशांत, तो इसीलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके वेल, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा, और इसी तरह के बाकी वीडियोस के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें सभी 10th क्लास के चैप्टर्स के MCQs दिए हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।